हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशील कुमार आज आपको जो हमारी सीरीज चल रही है समसामयिक घटना चक्र सामान्य अध्ययन 2022 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। इसके वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई। सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था। अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना चचनामा तथा याह्या अल वलदूरी कृत किताब फतू अल बलदान से मिलती है। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद महमूद गजनबी 998 से 1030 ईस्वी तक। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया। 977 ईस्वी में अल्पतगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनबी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में शासक बना। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनबी को यामीन उद दौला यानी साम्राज्य की दक्षिणी भुजा एवं अमीन उल मिल्ला धर्म संरक्षक की उपाधियां प्रदान की थी। महमूद गजनबी ने 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनबी ने कि भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लोलुपता थी। भारतीय इतिहास में महमूद गजनबी को लुटेरा एवं बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया है। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनबी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उलवी तथा वैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म वर्तमान खीवा में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत आया। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद है मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी। मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन गौर प्रांत का शासक था। वह संसवनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान पर करमाती जाति के मुसलमान शासक थे। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। अब है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल का समय था, जिसमें विभिन्न शासकों ने अलग अलग वंश की स्थापना की। इसमें पहला है गुलाम वंश। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला एवं कुरान ख्वां कहा गया है। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल खेलते आधुनिक पौलों की भांति एक खेल था, जिसे खेलते हुए घोड़े पर गिरने से 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल था। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था।
इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान कर उसके शासन को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार यानी गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान ए चैलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रैन का और तांबे का जीतल आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगिस खां ख्वारिज़्म के मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन को जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। इसके बाद है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कोबा यानी कोट और कोलाहा यानी टोपी धारण करके शासन कार्य स्वयं संभालती थी। मिनहाज इसराज तबकात ए नासरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। रजिया के विरुद्ध तरब हिंद यानी भटिंडा का इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240 ईस्वी बना। 1240 ईस्वी में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासुरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी इसी को समर्पित है। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासुरुद्दीन से कर दिया। नासुरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि और नायब ए मामलिकात का पद दिया था। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी, बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना। बलबन का मानना था कि सुल्तान जल्ले अल्लाह या जल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सजदा और पाबूस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी यानी फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरू की। अमीर खुसरो को भारत का तोता अथवा तूती ए हिंद तथा अमीर हसन ए दहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुवाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके पश्चात अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए ममालिक था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद यानी संदेहवाहक या
हारकारा थे। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को ख़त्म करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजारखंबा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमि कर यानी भूमि के रूप में लिया, यानी खराज या भूमि कर। अलाउद्दीन ने लूट के धन को खम्स कहा जाता में सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 भाग लिया। इब्न बतूता ने रेहला, इसामी ने फतुहात ए सलातीन तथा अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह की रचना की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। सल्तनतकालीन प्रमुख कर, एक तरफ कर है और दूसरी तरफ कर के प्रकार हैं। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। ज़कात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन पर लगाया जाता था और खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी 1316 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। इसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी या गाजी मलक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया। सुल्तान गयासुद्दीन तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा किताब उल रहला नामक ग्रंथ से लिखा है। जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसके संरक्षण प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्योहार होली में समाहित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख रचनाओं कि जैसे दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान तथा कराचल अभियान था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। सुल्तान के निधन पर बदायूं लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा जौनपुर जौना खां की स्मृति में नामक नए नगर बसाए तथा अनेक नहरें भी बनवाई थीं। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। हाब ए सर्व अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसने दासों
की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शमशेरशाह अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। इसने अद्दा एवं बिक नामक सिक्के जारी किए जो तांबे एवं कांसे से निर्मित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अजीजुद्दीन खालिद द्वारा दलायत फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। 1398 ईस्वी में सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। खिज्र खां को तैमूर ने पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी शासक बना। इसने तारीख़-ए-मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ने लोधी वंश की स्थापना 1451 में की थी। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नाप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी आरंभ किया था। सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोधी के समय गायन विधा का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरी शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नोट: सिकंदर लोधी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अनेक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया। मौट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था और यह मस्जिद लोधी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में कातोली के युद्ध में पराजित किया था। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से उसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। लोधियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्की शासकों द्वारा किया गया। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए खलवत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक: दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था। संस्थापक बलबन। दीवान-ए-रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था और इसके संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। दीवान-ए-वकूफ़ व्यय विभाग था और इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। दीवान-ए-मुस्तखराज वित्त विभाग था और इसके जो संस्थापक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद दीवान-ए-कोही कृषि विभाग था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, संस्थापक। इसके बाद है दीवान-ए-बंदगान, ये दासों की देखभाल के लिए था और इसके जो संस्थापक थे वो थे फिरोज तुगलक। दार-ए-सफ़ा एक खैराती अस्पताल था, ये भी फिरोज तुगलक ने बनवाया था। और दीवान-ए-इस्तिहाक ये एक पेंशन विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक ने बताया। दीवान रसालत विदेश विभाग था। बरीद-ए-ममालिक गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी थे। सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक: किताब-उल-हिंद अथवा तहक़ीक़-ए-हिंद के जो लेखक हैं अलबरूनी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। तबक़ात-ए-नासिरी के मिन्हाज-ए-सिराज। तारीख़-ए-फिरोज़शाही के थे ज़ियाउद्दीन बरनी। रिहला के इब्न बतूता। किताब-उल-यामनी के लेखक हैं उतबी। खज़ाइन-उल-फ़ुतूह तुगलक नामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। और श्री कृष्ण विजय के जो लेखक थे वो थे मालाधर बसु। ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और आगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।